अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है मेजर गौरव आर्या ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्जुन, थैंक यू। और आज हम आपसे सबसे पहले बात करेंगे ईरान की। एक हंगामा है ईरान में, एक बच्ची को जिस तरह से मार दिया गया, और उसके बाद हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया में भी इसके ऊपर बात हो रही है, लेकिन बिल्कुल उससे ऑपोजिट बात हो रही है। इंडिया में कहा जाता है कि जी हिजाब लीजिए, ईरान में कहा जा रहा है कि हम नहीं लेना चाहते। और इन दोनों को आप कैसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि मुसलसल एक चीज जो चली आ रही है, भारत में से पहले भी यही कंट्रोवर्सी उठी थी एक यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की स्टूडेंट को लेकर। अब इस दफा आप कैसे देख रहे हैं कि सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे तो लगता है ये देखिए, जहाँ पे आज़ादी होती है जैसे भारत है, तो वहाँ पे लोग उस आज़ादी को रिस्पेक्ट नहीं करते। वो कोई भी धर्म का आदमी हो, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, कोई भी हो, जो मुफ्त में मिली चीज़ होती है ना, हमारे लिए तो मुफ्त की है। वो तो हमारे बाप दादा थे जिन्होंने खून बहाया, जान दी, हमें तो मुफ्त में मिली है। वो तो फौजी है जो सरहद पे जान दे रहा है अपनी, हमारी आज़ादी के लिए वो खून बहा रहा है। बाकी लोग तो अपने अपने वे में इकोनॉमी में, देश में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन जो सैक्रिफाइस वाली बात है वो तो कम लोगों ने करी ना, तो उसको हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ये जो लड़ाई है ईरान की, हिजाब की नहीं है। हिजाब एक ट्रिगर था, उस लड़की की अफसोसनाक मौत जो थी आरजू जी, वो एक ट्रिगर थी। But this entire scenario, which is almost like a civil war in Iran, has very little to do with hijab. देखिए, ईरानी लोग जो हैं वो आज का सिविलाइजेशन नहीं है। ये सिविलाइजेशन हजारों साल पुराना है। जब किंग साइरस और किंग जर्क्सिस हुआ करते थे, उनके भी पहले का है। तो दिस प्रीडेट्स इस्लाम। जो ईरानियन सिविलाइजेशन है वो इस्लाम के पहले का है। तो और ये उस वक्त का है जब आप ये लगा लीजिए, जब ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, इस पूरे खित्ते में दिस वाज अ सिविलाइज्ड प्लेस। और तो कहने की बात यह है कि उन लोगों का एक खास माइंडसेट है। 1979 जब रेवोल्यूशन हुई थी, उसके पहले बड़ा मॉडर्न मुल्क हुआ करता था। वहाँ के लोग मॉडर्न विचारधारा के हैं, मॉडर्न सोच के हैं, मॉडर्न जहनियत रखते हैं। लेकिन फिर वो मौलाना मौलवी आए और उन्होंने सबको फिर मारपीट शुरू करी। 1979 में रेवोल्यूशन हुई थी ईरान में, आपको पता ही है बेहतर मुझसे। तो ये सब हुआ और फिर ईरानी लोग ऐसा पसंद भी नहीं करते। तो वो जो हैं, वो लड़कियां जो हैं, वो हिजाब जला रही हैं या अपने बाल काट रही हैं। एक लड़की है जिसने अपने बाल काट के अपने भाई की कब्र के ऊपर डाल दिए उसने। तो हिजाब तो एक ट्रिगर था। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अगेन एन ईरानियन फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो एक जो अक्सर तारिक फतेह साहब बोलते हैं ना, एक अल्लाह का इस्लाम है और एक मुल्ला का इस्लाम है। अक्सर तारिक फतेह साहब बोलते हैं मुल्ला के इस्लाम से आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है। और यहाँ पे मैंने इंडियन मुस्लिम्स पे ज़्यादा नहीं देखा कि वो कमेंट कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में। वो TOI प्लस करके आता है, वो पेड होता है, TOI प्लस वो आर्टिकल। तो मैंने वो पढ़ा, हसन सुरूर साहब का है। तो वो जो आर्टिकल है मैं आपको बताता हूँ। उसमें इन्होंने ना काफ़ी एक कुछ बातें बोली हैं, और ये मैं आपके भी थोड़ा सा सामने रखना चाहता हूँ। वाई इट इज टाइम टू डीलिंक हिजाब फ्रॉम इस्लाम। और ये हसन सुरूर साहब हैं। और इनकी ओपनिंग लाइंस क्या हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है आरजू जी। Indian Muslims and liberals who are staying mum about the anti-hijab protests in Iran are making the mistake of viewing a secular struggle for rights through a religious prism. एक जो सेक्युलर स्ट्रगल है ईरान में, अपनी इज्जत का, अपनी आबरू का, अपनी अपनी आज़ादी का, उसको एक रिलीजियस प्रिज्म से देख रहे हैं। तो यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं, ये हसन सुरूर साहब का आर्टिकल ये कहता है कि यहाँ पे भारत में कई मुसलमान हैं जो कहते हैं कि नहीं, वो ईरान की जो औरतें कर रही हैं गलत है, और औरत को हिजाब में ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी मौलवी मौलाना रिलीजियस लीडर्स यही स्टोरी सुनाते रहते हैं उनको। तो ये चल रहा है यहाँ पे, विच इज वेरी सैड, बिकॉज आई थिंक और इंडिया में भी जो लोग कह रहे हैं ना कि आपने हिजाब मना कर, हिजाब किसी को मना नहीं करा आरजू जी। भारत क्यों किसी को मना करेगा? हम कह रहे हैं स्कूल में मत पहनो, हम कह रहे हैं जो यूनिवर्सिटी है वहां पे मत पहनो। आपको घर में पहनना है, आपको शॉपिंग मॉल में पहनना है, आपको दफ्तर में पहनना है, आपको कहीं पर पहनना है, पहनिए, आपका मामला, आपका पर्सनल मामला है। बट एक यूनिफॉर्म होती है ना, कल कोई कुछ पहनेगा, कल कोई कुछ पहनेगा। तो फिर पूरा मकसद क्या है किसी का भी स्कूल आने का या यूनिवर्सिटी जाने का, कि सब बच्चे बराबर हैं। ये बराबरी का जो इक्वालिटी का मकसद है, ये डिफीट होता है, वरना क्या है।
और फिर से वो बात कहूंगा जो मैंने आपको शायद एक बार पहले भी बताई थी आप ही की शो में, कि ओवैसी साहब जैसे जो लीडर्स हैं इंडिया में, वो आरजू जी कभी ये मुसलमान बच्चों से ये नहीं पूछते कि बेटा आपके नंबर कितने आए, आपको कोई कोचिंग क्लासेस के लिए आपको मदद चाहिए, आपकी मेडिकल की जो तैयारी चल रही है वो कैसी चल रही है, इंजीनियरिंग की तैयारी कैसी चल रही है, बेटा आप वकील बनना चाह रहे थे आपकी तैयारी, कभी ओवैसी साहब नहीं गए, कभी ये सब बातें नहीं करी। बेटा आप नमाज पढ़ पा रहे हो स्कूल में, बेटा आप हिजाब पहन के जा रहे हो कि नहीं जा रहे, मैं आपके हक के लिए लड़ूंगा। बच्चे का हक जो है वो इल्म का है, बच्चे का जो हक है वो इल्म का है। और कुरान शरीफ में जो पहला लफ्ज लिखा है वो इकरा है, रीड। बिल्कुल। और मुसलमान पे फर्ज है कि वो पढ़े, मुसलमान पे ये फर्ज नहीं है कि वो हिजाब पहने, मुसलमान पे फर्ज है कि वो पढ़े। और जो कुरान शरीफ का जो पहला लफ्ज है इकरा, उसके खिलाफ ये मुसलमान लीडर जा रहे हैं। ईरानियन मुसलमान है, उनको ये बात समझ में आ गई बहुत पहले। हमारे यहाँ पे जो मुस्लिम लीडर्स हैं, मैं आम मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम लीडर्स मौलाना मौलवियों की बात कर रहा हूँ, उनको कब कुरान शरीफ समझ में आएगी, जब आएगी तब आएगी। ये तो आपने ये भी शायद न्यूज देखी होगी कि ईरानियन प्रेसिडेंट से कोई इंटरव्यू लेना चाह रही थी, मुझे याद नहीं कि किस मीडिया से, CNN की थी या BBC की थी, तो उन्होंने कहा जी हेड कवर करके आए, तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं जी मैं इस तरह से नहीं आऊंगी। तो वो तो वहां पे अभी तक एक चल रहा है माइंडसेट, और अच्छी बात ये है कि वो लोग निकल रहे हैं और उसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे हैरत है इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर कि वो एक बिल्कुल ही उलट बात कर रहे हैं, यानी दोनों ही मुस्लिम्स हैं और एक दूसरे से अलग बात कर रहे हैं। वो कह रहे नहीं पहनना है, ये कह रहे हैं कि नहीं जी इस्लाम कहता है, जबकि मेरा नहीं ख्याल कि अच्छी बात है कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, जिन्होंने पहनना है पहने, नहीं पहना कुछ ऐसा जो है वो प्रॉब्लम का बस कम होना चाहिए था, क्योंकि हर प्रॉब्लम हमारे यहाँ होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम थैंक गॉड के नहीं है। आरजू जी ऐसा है ना कि यहाँ पे मुसलमानों को जो उनके लीडर हैं, जो मौलवी मौलाना हैं, उन्होंने कभी भी मुसलमानों की तरक्की के बारे में बात नहीं करी। कभी ये नहीं बोला कि पढ़ाई क्या है, नौकरियों के बारे में, ये कभी मुद्दा रेज नहीं करा। उनका सिर्फ ये था कि हज हज चले जाओ, 50% डिस्काउंट दे देगी सरकार, और वक्फ बोर्ड ने इतनी जमीन और घेर ली है। वो यही है इनके इनके दो तीन मसले हैं, पैसे का, जमीन का, और डायरेक्टली इस्लाम की जो रसूमात हैं उनका। इस्लाम की रूह से इनका कोई लेना देना है नहीं। यहाँ के जो मौलवी मौलाना ज्यादातर है, सबकी बात नहीं कर रहा, इनकी इस्लाम की जो रूह है उससे कोई लेना देना नहीं है। और पाकिस्तान में भी यही है कि इस्लाम की रूह से कोई लेना देना नहीं है, और लोग अपने हिसाब से इस्लाम का चूरन खिलाते हैं सबको। तो भारत में भी यही चीज है। तो उन बच्चों को देखिए, उन बच्चों का करियर खराब हो जाएगा, क्योंकि उन बच्चों को ये बोल दिया अब जाके कि तुम बहुत बड़े नेता बन गए बेटा, तुम बहुत बड़े लीडर बन गए, और अगले MLA तुम ही बनोगे, और आप पूरी उस मुसलमान कौम को कहां ले जा रहे हैं आप। दे शुड टेक मुस्लिम स्टूडेंट्स टुवर्ड्स साइंस, टुवर्ड्स मैथ्स। ये तरक्की का रास्ता है, ये तरक्की का रास्ता नहीं कि बेटा आपने हिजाब पहना कि नहीं पहना। और नहीं पहना उसने हिजाब तो क्या हो गया। या तो कोई मुझे ये समझा दे कि कुरान शरीफ में ये लिखा है और यहाँ पे ये फर्ज है। जैसे कहते हैं सिखों की पगड़ी, सरदारों की पगड़ी, सरदारों की पगड़ी फर्ज है, सरदारों की जो पगड़ी है सरदारों पे फर्ज है, पर हिजाब फर्ज नहीं है। और यही चीज मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि जब इंडिया में ये हिजाब की चीज ने तूल पकड़ा था, हवा पकड़ी थी, तो पाकिस्तान की लेडी एंकर्स हिजाब को सपोर्ट कर रही थी, और एक पाकिस्तानी लेडी एंकर ने खुद हिजाब नहीं पहना था, एक ने नहीं पहना था। लेकिन हिजाब को ऐसे सपोर्ट कर रही थी कि बिल्कुल जान निकल जाएगी बिना हिजाब के। मेरा भी मन चाह रहा था फोन करके बोलूं कि बहन तुमने क्यों नहीं पहना, तुम एक बात बताओ, अगर इतना बड़ा मामला है तो। देखिए, या तो इस्लाम में फर्ज है या नहीं है, दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो फर्ज है या वो नहीं है। और इस्लाम इज वेरी वेरी क्लियर अबाउट सर्टेन थिंग्स, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं रहता, जिस तरीके से क्लियरली लिखा हुआ है। अगर आप पे फर्ज है तो फिर इसका मतलब जो टीवी एंकर है वो गैर मुस्लिम है, जो बोल रही है कि सबको हिजाब पहनना चाहिए, तो तुम गैर मुस्लिम हो। तो कोई ना कोई तो सच है, कोई ना कोई तो अगर ये कल्चरल चीज है तो कल्चरल चीज तो कई सारी चीजें हैं। अब देखिए, मैं बताता हूँ कि अगर मैं, कई सारी ड्रेस रेगुलेशन होते हैं, आप कहीं पे भी जाएंगे, ठीक है, अगर कोई मंदिर जाएगा तो जूते पहन के थोड़ा ना जाएगा मंदिर के अंदर। आई थिंक मस्जिद में भी यही रूल्स होंगे, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक मस्जिद में भी जूता पहन के नहीं जाते होंगे। आप बाहर जूते चप्पल बाहर उतार के अंदर जाते हैं। कल बोले नहीं मेरा फ्रीडम है, मैंने तो मस्जिद के अंदर चप्पल पहन के जानी है, मंदिर के अंदर जूता पहन के जाना, मेरा फ्रीडम है। ऐसे थोड़ा ना होता हर एक। और वो इज्जत की बात है ना, इट्स अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट। हम जब ICU में जाते हैं
किसी से मिलने, तो कई जगह ऐसा होता है कि आपको वो रोब्स पहना देते हैं ऊपर से, और आपको बोलते हैं मास्क पहन के जाइए, ग्लव्स पहन के जाइए, इन्फेक्शन ना फैले। वो वहाँ का रूल है। तो आपको कई क्लब्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि साहब ये ड्रेस चलती है, ड्रेस नहीं चलती है, राइट। आप कहीं जाएंगे तो लोग आपको मना कर देते हैं, आप यहाँ पे शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते, आपको फुल स्लीव्स पहन के जाना है। कई जगह ऐसा होता है। आप आर्मी में ड्रेस रेगुलेशन है, तो हर जगह अपने अपने ड्रेस रेगुलेशन होते हैं, और हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। फालतू में एक लड़ाई जो है, आज तक हिजाब का कोई 2022 में ही भारत में हिजाब की प्रॉब्लम है। इसके पहले आपने सुना था आरजू जी, आप भी इतने साल से इंडिया फॉलो कर रही हैं, कभी आपने सुना है इंडिया में किसी मुस्लिम लेडी ने, किसी औरत ने, किसी बच्चे ने ये बोला हो कि मुझे हिजाब के लिए प्रॉब्लम है? ये 2022 में क्यों? यहाँ पे मुसलमान आज से रह रहे हैं, 1000 साल से रह रहे हैं, कभी आपने सुना? सोशल मीडिया पे कभी आपने देखा? नहीं। ये हिजाब वाली चीज मैन्युफैक्चर करी गई है। ये जानबूझ के एक पूरी कौम को, मुसलमान कौम को गुमराह करने की एक साजिश है। और कि हम तो ये सब चल रहा है यहाँ पे, चलता है यहाँ पे, ये चलता है। और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड कि बच्चों से ये नहीं पूछते कि बेटा तुम पढ़ाई ठीक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे, बेटा आप स्पोर्ट्स में आप देश का नाम रोशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे, अगला मेडल आप लाओगे कि नहीं लाओगे। ये नहीं पूछते बच्चों से। ये पूछते हैं बच्चों से कि बेटा नमाज पढ़ पा रहे हो क्लास के बीच में कि नहीं पढ़ पा रहे, नमाज के लिए कोई खास जगह है। ये सब बातें करते हैं। तो अब यही होगा फिर। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बल्कि मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि समटाइम्स मैं देखती हूँ, चाहे भारत और पाकिस्तान में भी कई जगह छोटी छोटी सी बच्चियां 2 साल की, 3 साल की या 5 साल की, उनको भी हिजाब पहना रखा है और एक अजीब सा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान की, तो अभी रिसेंटली जैसे आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग थी, उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो है वो भारत की बात की, कश्मीर की बात की, और साथ साथ टर्किश प्रेसिडेंट ने भी कहीं ना कहीं कश्मीर की बात उठाई। लेकिन आपके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, वजह कुछ नहीं है। देखिए, पाकिस्तान हमारे रडार पे नहीं है, और हमारा सिर्फ ये रिलेशन है कि पाकिस्तान का कि टेररिज्म बंद हो जाए। इसके अलावा हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमें ट्रेड चाहिए, ना हमें कुछ चाहिए, कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए। और भारत का पोजीशन बड़ी क्लियर है। मैं खुद की बात नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर जयशंकर की, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ, और डॉक्टर जयशंकर साहब की बात कर रहा हूँ। मैं फॉरेन पॉलिसी की देश की बात कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ आरजू जी, ऐसा है कि शहबाज शरीफ साहब की जो एक तो तकरीर काफी लंबी थी, और पता नहीं इतना हाथ हिला के क्यों बोलते हैं, जैसे साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होंगे कि किसी के कान वान नहीं काम करते या कुछ समथिंग लाइक दैट। पता नहीं वो कैसे बात करते हैं। तो एक बार वो हबीब जालिब की नज़म पढ़ रहे थे, तो माइक वाइक तोड़ के फेंक दिया उन्होंने, हाथ वाथ इतनी जोर से। मैंने देखा वो वीडियो। ही वाज सिंगिंग, मैं नहीं मानता, हबीब जालिब का। तो उन्होंने ऐसे मारा माइक, तो वो कर रहे थे वहां पे जनरल असेंबली में। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है कि जो जयशंकर साहब ने बात करी थी ना, जयशंकर साहब ने, इट वाज एन आउटवर्ड फेसिंग स्पीच। ही मेंशन्ड अफगानिस्तान ब्रीफली, कि हमने अफगानिस्तान के साथ के लिए क्या करा है, हमने श्रीलंका के लिए क्या करा है। और स्पोक अबाउट, जैसे हम लोग ग्लोबल साउथ की बात करते हैं और कोई बात करते हैं, उनकी जो स्पीच थी वो स्ट्रेटेजिक थी। शहबाज शरीफ साहब की जो स्पीच थी वो टैक्टिकल थी। पहले तो उन्होंने बोल दिया कि साहब ये क्लाइमेट जस्टिस की उन्होंने बात कर दी स्पीच की, और बोल दिया कि साहब इतना नुकसान हो गया, यहां तक बात ठीक है, ये जायज है। बट वही इस्लामोफोबिया, वही भारत के मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। भारत के मुसलमान हाथ जोड़ के पाकिस्तान को 1000 बार बोल चुके हैं कि भाई हमने अपना फैसला कर लिया, आपने अपना फैसला कर लिया, अब आप क्यों कूद के आ जाते हैं यहाँ पे मसीहा बनने के लिए? अगर खुद का किसी का प्रोग्राम अच्छा हो, खुद का घर चल रहा हो अच्छा ना, फिर दूसरे की मदद करे, समझ में आता है। ठीक है। फिर उन्होंने बात करी अफगानिस्तान की। अफगान भी हाथ जोड़ चुके हैं उनके सामने, 10 बार तो मेरे सामने जोड़ चुके हैं कि भाई आपका कोई लेना देना नहीं है, हमारा मुल्क अलग है, खुद मुख्तार है, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हमें बख्श दीजिए, हमारी जान बख्शिए, हमारे बारे में बयान देना बंद करिए। इनको फिर समझ में नहीं आता, फिर वो फिलिस्तीन पहुंच गए। समझ रहे हैं? तो ये सब क्या है कि उन्होंने पाकिस्तान की बात नहीं करी इन द सेकंड पार्ट ऑफ द स्पीच। और एक और चीज मैंने देखी थी आरजू जी की, हमें पाकिस्तान की जो स्पीच थी ना, इट वाज ऑल अबाउट कि हमें क्या मिल सकता है। ये मैंने एक बात नोट करी। मैं टर्की वाले बात पे बाद में आऊंगा, जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा था। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ साहब की ये स्पीच थी कि मुझे क्या मिल सकता है, पाकिस्तान को क्या मिल सकता है, लाओ तुम लाओ, ऐसे लाओ वैसे लाओ।
क्योंकि जाहिर सी बात है, सबको क्यों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्यों इतना अफगानिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है, जबकि अफगानी 100 बार बोल चुके हैं, तालिबान 100 बार बोल चुका है, भाई साहब अब मत करो कुछ, ऐसा क्यों है? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। इनको पता है कि जब अफगानिस्तान एक्टिव होगा तो पाकिस्तान में डॉलर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी डॉलर आए हैं, 90% टाइम्स, 90% 90% बार इसलिए आए हैं क्योंकि इनके बगल में अफगानिस्तान है। पाकिस्तान को खुद अपनी बिना पे कोई डॉलर देने के खुश नहीं है। जो पहले अफगान जिहाद में आपके पास आए थे, क्यों आए थे? क्योंकि अफगानिस्तान में जिहाद चल रहा था। अभी 20 साल से डॉलर आ रहे हैं, क्यों आ रहे थे? क्योंकि अमेरिका वहां पे था, और कोई रीजन नहीं है कि पाकिस्तान को कोई पैसा दे। क्यों दे? अब देखिएगा, अमेरिका चला गया, अगर आज की तारीख में अमेरिका अफगानिस्तान में होता अर्जू जी, और पाकिस्तान में फ्लड आते ना, तो अरबों डॉलर की बारिश हो जाती पाकिस्तान में। मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। अमेरिका नहीं है तो कोई कह रहा है 50 मिलियन ले लो, 55 मिलियन ले लो, इस टाइप की एड आ रही है। क्यों आ रही है? कभी इतना कम पैसा मिला पाकिस्तान को? नहीं मिला। इट इज नॉट कि पाकिस्तान के कर्म बुरे थे या अब अच्छे हो गए, वो तो पहले जैसे थे वैसे ही अब हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब अमेरिका हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, एंड अमेरिका का टोटल इंटरेस्ट इन पाकिस्तान वाज ओनली बिकॉज इट हैड इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान। एक दो और उनके स्ट्रेटेजिक रीजंस रहे होंगे। अमेरिका इज नॉट गिविंग मनी, एंड ऑफ स्टोरी। वो फ्लड के लिए पैसे नहीं दे रहा, अमेरिका नहीं दे रहा, दुनिया नहीं दे रही। अब आते हैं टर्की पे। मुझे ऐसा लगता है कि जो तैयब अर्दोगान साहब की जो स्पीच थी, आई थिंक दैट वाज अ वेरी मैच्योर स्पीच। पिछले 2-3 बार से जो अर्दोगान साहब कहते आ रहे हैं और अब जो उन्होंने बोला, उसमें एक मार्क्ड डिफरेंस था। और मुझे लगता है कि पहली बार उन्होंने इंडिया की बात करी। उन्होंने इंडिया की ये बात करी कि हर समय ऐसा था कि भाई आप कश्मीरियों के साथ ये बुरा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, ऐसा बुरा हो रहा है, ये गलत हो रहा है। ये सब उनकी स्पीच थी। आप पिछले 3 साल की स्पीचेस उठा के मैंने देखी है, इसलिए बोल रहा हूँ। इस बार उन्होंने डायरेक्टली हिंट कर दिया कि बायलैटरल मामला है, शिमला समझौते के तहत। ठीक। He pretty much said that it's a bilateral issue between India and Pakistan और पीस होना चाहिए, पीस होना चाहिए। हम भी कह रहे हैं। इस बार जो स्पीच है उसको हम सब लोगों ने वेलकम करा है। बड़ी मैच्योर स्पीच दी थी जो तैयब अर्दोगान साहब ने दी थी, उनके ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, एंड ही गेव अ वेरी मैच्योर स्पीच, एंड आई थिंक दिस इज द मेकिंग ऑफ अ स्टेट्समैन। व्हेन यू देखो, यू कांट फाइट, नॉट विथ इंडिया। भारत टर्की से साथ भी लड़ेगा, क्यों लड़ेगा? व्हाई शुड इंडिया फाइट अगेंस्ट टर्की, एंड व्हाई शुड टर्की फाइट अगेंस्ट अस? बोथ विल लूज। हारेंगे तो दोनों ही ना, फिर क्या? बिल्कुल। तो उन्होंने बिल्कुल बैलेंस्ड बात बोली है। तो आई वेलकम स्पीच एज एन इंडियन सिटीजन। आई वेलकम स्पीच। बिल्कुल, लेकिन साथ साथ एक चीज और मेजर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो है पाकिस्तान का एक फौजी जहाज जो है वो क्रैश हुआ है बलूचिस्तान में, और उसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि डिफरेंट किस्म की उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ से तो ये कहा जा रहा है कि जी एक्सीडेंट था, और इस तरह से वो उसमें जो हमारे 6 फौजी थे वो शहीद हुए, कि वो मदद करने गए थे वहां पर जो फ्लड विक्टिम्स हैं, उनकी मदद के दौरान हुआ है। लेकिन साथ साथ बलूचिस्तान के जो आप जानते हैं बीएलए वाले, वो एक अलग तरह की अपनी जो है स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं। ये एक प्रेस रिलीज है आरजू जी, मैं ये पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। अब ये कैसा है, क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बलोच लिबरेशन आर्मी की प्रेस रिलीज है। मैं चाहता हूं कि आप नजर डालें इनकी लैंग्वेज पे। उन्होंने क्या लिखा है ये छोड़ दीजिए, क्या लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने कैसे लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट नाइट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ बलोच लिबरेशन आर्मी अरेस्टेड 2 personnel of Pakistani military in an intelligence based operation near Zardalo, an area in Harnai. Later, Pakistani helicopters arrived in the area. Baloch freedom fighters shot down at least 1 helicopter near Khost, Harnai, approximately 5 kilometers away from the area where Pakistani personnel were arrested. All 6, including the 2 pilots on board the helicopter, were killed. A detailed statement. एक तो जिसने भी ये चिट्ठी ड्राफ्ट करी है, ये जो चिट्ठी जिसने ड्राफ्ट करी है आरजू जी, उसकी ग्रामर जबरदस्त है, और इंग्लिश ग्रामर में कोई गलती नहीं है। ठीक है। मैं माफी चाहता हूं, मैं टांग नहीं खींच रहा, लेकिन पाकिस्तान से अक्सर जो अंग्रेजी आती है उसमें बहुत गड़बड़ रहती है। दिस इज एक्सीलेंट ड्राफ्टिंग, नंबर 1। नंबर 2, जो पैराग्राफ दे रखे हैं इन्होंने, देखिए, दिस
और जिस तरीके से उन्होंने करा है, ये मैं आपको बताता हूं क्या चक्कर है इसमें पूरे ड्राफ्ट में। दिस इज समबडी फ्रॉम द पाकिस्तानी आर्मी, जो पाकिस्तानी आर्मी से रिटायर हो चुका है या पाकिस्तानी आर्मी छोड़ चुका है, जो कि एथनिक बलोच है, जिसने काम करा है। इसको जानबूझ के इस प्रेस रिलीज को ऐसा दिखाया गया है कि ये सिविलियन ने लिखा है, लेकिन फौज से आप उसकी वर्दी निकाल दीजिए, कोई भी फौजी हो, हमारे मुल्क का हो, आपके मुल्क का हो, चाइना का, अमेरिका का, इंग्लैंड का, कहीं का भी, आप उससे वर्दी निकाल सकते हैं, उसकी चमड़ी फौजी रहती है। दिस लेटर हैज बीन ड्राफ्टेड बाय अ फॉर्मर ऑफिसर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। मगर ऐसा क्यों करेगा पाकिस्तान आर्मी? नहीं, पाकिस्तानी हो सकता है, छोड़ दिया ना उसने फौज। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तानी आर्मी ने करा है, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी आर्मी ने अपने हेलीकॉप्टर को खुद मार दिया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि बलोच लिबरेशन आर्मी में ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तानी आर्मी से जिनको ट्रेनिंग मिली हुई है, क्योंकि जो बलोच लिबरेशन आर्मी कर रही है, जो बलोच ये आप देखिए ना, आप इसकी लैंग्वेज देखिए। मैं आपको फिर से आपकी तवज्जो चाहूंगा यहाँ पे और अपने रीडर्स की, मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। Last night, freedom fighters of Baloch Liberation Army arrested 2 personnel of Pakistan military in an intelligence-based operation. ये जो intelligence-based operation है ना, this is a typical फौजी nomenclature, typical फौजी language. सही। और ये क्या कह रहा है? ये कहने की ये कोशिश कर रहा है कि हम लोग बराबर हैं। इन्होंने किल्ड नहीं बोला, इन्होंने बोला अरेस्टेड। अरेस्ट कौन करता है? अरेस्ट तो स्टेट करता है। जो डकैत होते हैं, डाकू होते हैं या टेररिस्ट होते हैं, वो थोड़ा ना अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट तो स्टेट करता है। So they are saying that we arrested 2 people of the Pakistan military in an intelligence-based operation near Zardalo, हाँ, जबरदस्त, बिल्कुल, an area in Harnai. later के बाद कॉमा, इसकी ग्रामर देखिए बंदे की, ये पढ़ा लिखा आदमी है ये। Pakistani helicopters arrived at the area. Baloch freedom fighters shot down at least 1 helicopter near Post Harnai, approximately 5 kilometers away from the area where Pakistani personnel were arrested. All 6, including the 2 pilots, on board the helicopter were killed. ये देखिए, इससे कहीं अच्छी अंग्रेजी हो सकता है, कोई सिविलियन लिख लेता, पर this kind of flow of language, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल, एग्जैक्टली। ये जो लैंग्वेज का फ्लो है ना, ये फौजी है। ये मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल। आरजू जी, वी वर द सेम आर्मी ना 75 साल पहले। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 2 टुकड़े हुए, एक इंडियन आर्मी बन गई, पाकिस्तान आर्मी बन गई। अभी भी कस्टम्स और ट्रेडिशंस 50, 60, 70% सेम है, ठीक है ना? दे आर द सेम। हमें पता है ना कि क्या लिख रहा है, कौन लिख रहा है। We write like this, so I know who's written this. सही, बिल्कुल, क्योंकि ये जो है वो एक ये न्यूज चल रही थी और ये भी कहा जा रहा है कि ये प्रोपेगेंडा न्यूज है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये लेटर जो है ये नहीं है रियल और ये एक प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा है, और ऑफ कोर्स इशारा भारत की तरफ ही होगा, ये भारत की तरफ से चलाया जा रहा है। हो सकता है लेटर भारत की ओर से चलाया गया हो या नहीं चलाया गया हो, मुझे तो नहीं पता, आई डोंट नो। तो मैं इस पे ये नहीं कहना चाह रहा कि नहीं भारत नहीं चलाया, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज आईएसपीआर ने माना है कि हेलीकॉप्टर शूट डाउन हो गया और 6 लोग आके मारे गए। ये बात सच है, ये सच है। ये बलोचिस्तान के ऊपर मारे गए, सच है। तो बस यही तो स्टोरी है। भारत ने चलाया, इंग्लैंड ने चलाया, मंगोलिया ने चलाया, उससे क्या फर्क पड़ता है? भारत ने गोली तो नहीं चलाई ना भारत ने हेलीकॉप्टर चलाया, ना भारत ने गोली चलाई। बुरा से बुरा भारत ने क्या करा? भारत ने एक प्रेस रिलीज कर दिया। प्रेस रिलीज डालना कोई क्राइम है अगर भारत ने करा है तो? किसी पाकिस्तानी फौजी अफसर ने ये नहीं बोला कि भारत ने गोली मार दी, हेलीकॉप्टर मारा गया, नहीं। जो हेलीकॉप्टर चला रहा था वो भी पाकिस्तानी था, जिसने गोली चलाई वो भी पाकिस्तानी था, और जिनकी डेथ हुई अनफॉर्चुनेटली वो भी पाकिस्तानी थे। इसमें भारत का क्या लेना देना है? बिल्कुल सही। मेरे साथ मैं आपकी एक वीडियो देख रही थी, उसमें आपने बात की कि शहबाज शरीफ साहब ने, जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा है कि जी जो भी एड आएगी उसको ऑडिट किया जाएगा। तो उसमें आपका ख्याल से क्या मतलब अच्छी बात है? क्योंकि पहले हमेशा से ये होता रहा है ना कहीं पे करप्शन की बात की गई है कि जी इसमें ये हो गया, चाहे वो कोविड के टाइम हो या कुछ भी। तो आपके ख्याल से सही बात है, होना चाहिए, वो भी एक थर्ड पार्टी करेगी? आरजू जी, एक मुल्क का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि थर्ड पार्टी ऑडिट होगा, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि हाँ हमारा देश करप्ट है।
किसी देश के प्रधानमंत्री को ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि जब हमें एड दे दीजिए हम थर्ड पार्टी से ऑडिट कराएंगे। इसका मतलब वो मान रहा है कि पहले करप्शन हुआ है। पहली बात ये है। दूसरी चीज ये अर्जुन जी कि अगर आप इस पूरे मामले को देखेंगे ना, ये पूरे एड के मामले को, राइट, और जो पाकिस्तान कह रहा है कि हमें एड दे दो, जब इमरान खान था, जब कोविड हुआ था, तब भी तो इमरान खान ने बोला था कि हमारे कर्ज माफ कर दो। इमरान खान ने बोला था कि हमारे कर्ज माफ कर दो। क्यों? अभी तो समझ में आता है। अभी मुझे समझ में आता है जब पाकिस्तान कहता है कर्ज माफ कर दो, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ऐसी आफत आई है जिसमें 1/3 पॉपुलेशन पानी के नीचे है। जब कोविड आया था तो पूरी दुनिया को था, 100 से ऊपर मुल्कों में कोविड था, 100-150 मुल्कों में कोविड था। भारत में तो लाशें गिर रही थी रोज के रोज। जबरदस्त किस्म का डेथ एंड डिस्ट्रक्शन था इंडिया में। कितने लोग चले गए इस दुनिया से। पाकिस्तान में तो नहीं हुआ कोविड इतना। और पाकिस्तान बड़े बड़े फक्र से ये कहता है कि साहब, इमरान खान साहब का रिकॉर्ड है कि जनाब जिस तरीके से हमने कोविड को वो भारत भी नहीं कर पाया जितने होशियारी से मैंने कोविड को मैनेज किया। बोला था ना इमरान खान ने, आपको पता ही होगा जी। ये कहने के बाद कि हमने भारत से अच्छा कोविड मैनेज करा, हमने पूरी दुनिया से अच्छा कोविड मैनेज। एक तो बड़बोले, पता नहीं आप लोगों के लीडर कितने, बहुत बोलते हैं लोग और फालतू का बोलते हैं। हमने दुनिया में सबसे अच्छा कोविड मैनेज करा, उसके बाद कहते हैं अच्छा ठीक है हमारे कर्ज माफ कर दो। क्यों भाई, क्यों माफ कर दो तुम्हारे कर्ज? तुम तो कह रहे हो तुमने सबसे अच्छा कोविड मैनेज करा, इसका मतलब तुम्हारा कोई इंपैक्ट नहीं हुआ कोविड का। आप, इमरान खान इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट हमारे। तो दुनिया को पता है कि देखिए पाकिस्तान की दो चीजें हैं जो पाकिस्तानी सरकार करती है। मैं पाकिस्तानी आवाम की बात नहीं कर रहा, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। या तो तुम हमें पैसा दे दो, और अगर तुम नहीं देते तो जो तुमने पहले दिया था वो माफ कर दो। आप समझ रहे मेरी बात? या तो तुम हमें पैसा दे दो, अगर तुम हमें पैसा नहीं दे सकते तो जो पहले दिया उसको माफ कर दो। ये इमरान खान ने स्टोरी सुना, यही स्टोरी शहबाज शरीफ चला रहे हैं कि किसी तरीके से पैसा आ जाए। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये तो आम पाकिस्तानी के पास नहीं पहुंचेगा पैसा। इमरान खान ने बोला मैंने 14-15 अरब रुपए इकट्ठा करे हैं। जो इमरान खान की स्पीच थी कि मैंने इतने पैसे, वो कितने दे दिए इमरान खान ने? कुछ तो हिसाब करे। उसने तो बोल दिया मैंने इकट्ठा कर लिए तो कहीं किसी बैंक में होंगे, कहीं पे होंगे। अब खान साहब बोले कि मैंने इतने अरब यहाँ पे दिए, इतने अरब यहाँ पे दिए, उनका तो कोई बयान नहीं आया। वो तो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर यही कह रहे हैं। तो इसमें हु इज इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग, हु इज इन चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग? इमरान खान हुकूमत। आप बताइए शहबाज शरीफ की हुकूमत पाकिस्तान में कहाँ है? आप बताइए आरजू जी, आप जहां पे बैठी हैं वहां पे हुकूमत है उसकी, उसके अलावा कहीं है? इस्लामाबाद में, बिल्कुल जी। वही 30-50 किलोमीटर के दायरे में है उसकी हुकूमत। और तो देखिए पंजाब में किसकी हुकूमत है? इमरान खान की। खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत है? इमरान खान की। सिंध में किसकी है? बिलावल की, राइट। और आपके जो बलोचिस्तान में, वहां पे आई थिंक जमातुल इस्लामी और किसी और के मिलीजुली सरकार है वहां पे। मिलीजुली सरकार है, बिल्कुल। हाँ, तो आप कम से कम ये जो इमरान खान ने, अब इमरान खान बोले कि अगर 15 अरब रुपए इमरान खान ने इकट्ठा करें तो खैबर पख्तूनख्वा में कितने अरब भेजे और पंजाब में कितने अरब भेजे? कुछ तो करे वो डिटेल कहाँ पे है? कहाँ गए वो पैसे? वही साकिब निसार वाला मामला चल रहा है आपके पूरे पाकिस्तान में कि डैम बनाऊंगा, पैसे लिए अमेरिका चला गया साकिब निसार। अब इंक्वायरी चल रही है उसके ऊपर। वो कह रहा है कि ये तो सिर्फ डैम की पब्लिसिटी के लिए पैसे इकट्ठा करे थे मैंने। हाँ। और जितने इकट्ठे करे थे उससे ज्यादा तो पब्लिसिटी पे लगा भी दिए हैं। पब्लिसिटी अखबार में, हाँ अखबार में बड़ी बड़ी ऐड दे दी। और ये डैम बनाने के लिए पैसे थोड़ा ना थे साकिब निसार में। और साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह चुका है। आप बताइए आप। तो ऐसा करेंगे फिर आपको थर्ड पार्टी ऑडिट की तो बात करनी पड़ेगी ना सबके सामने। बड़ी शेमफुल चीज है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री एंड न्यूक्लियर एटॉमिक वेपन्स जिसके पास हैं देश के पास, और कंट्री विच इज अ न्यूक्लियर पावर, एंड इसका जो प्राइम मिनिस्टर उसको ये कहना पड़ेगा कि साहब पैसे दे दीजिए, हम थर्ड पार्टी ऑडिट करा लेंगे। बस उन्होंने ये नहीं बोला कि आप खुद ही आके कर लेना ऑडिट, इसके अलावा उन्होंने सभी बोल दिया। तो आई थिंक थोड़ा सा गलत हो गया ये। एक चीज और यहाँ पे चल रही है बहुत, वो भी आई एम श्योर आपने देखा होगा कि बार बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो एक ऑडियो लीक्स आ रही हैं, कभी एक आती, कभी अभी रिसेंटली इमरान खान ने कहा कि एक और आने वाली है ऑडियो। तो उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या देखना है इसमें? वो कह रहे हैं कि इंडियंस ने हैक कर दिया। ये इसमें ये मैंने नहीं सुना वैसे। हाँ, ये भी सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि इंडियंस ने हैक कर दिया और दुश्मन ने हैक कर दिया और दुश्मन ने ये कर दिया। अगर इंडियंस ने हैक कर भी दिया तो हैक किसको करा? इंडियंस ने किस चीज को हैक करा? किसी ना किसी ने वो बग जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में तो लगाया होगा।
भाई प्राइम मिनिस्टर हाउस में अगर कोई बातचीत हो रही है तो ये बाहर कैसे आई? अगर शहबाज शरीफ से या तो फोन टेलीफोन कॉन्वर्सेशन में हुआ है ये, पर अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बात हुई है और आमने सामने लोग बैठे हैं, तो कोई ना कोई तो रिकॉर्ड कर रहा होगा, या शहबाज शरीफ रिकॉर्ड कर रहा है या दूसरा बंदा रिकॉर्ड कर रहा है। और अगर दोनों रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो उसका मतलब बगल में बग पड़ा हुआ है जो कि सब रिकॉर्ड कर रहा है। तो ठीक। somebody is doing it। अगर आईएसआई कर रही है ये, तो आईएसआई से कोई ये पूछे कि भाई तुम अपने खुद के प्राइम मिनिस्टर का तुमने पीएम हाउस क्यों बग कर रखा है? यू शुड स्टार्ट बगिंग योर ओन प्राइम मिनिस्टर। ये तो गलत हो गया। तो ये चीज, ये सोचने वाली बात है अर्जुन जी। और साथ साथ इमरान खान की अगर हम लास्ट में बात करें, आप क्या देख रहे हैं कि इमरान खान का क्या फ्यूचर है? क्या आगे फिर दोबारा इमरान खान आते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अभी जो कुछ मरियम औरंगजेब के साथ हुआ, जिस तरह की बदतमीजी की गई उनके साथ, रिसेंटली आपने वो क्लिप्स देखे होंगे, तो इससे क्या क्या साबित हो रहा है कि क्या वाकई अभी तक इमरान खान के सपोर्टर्स मौजूद हैं और वो उनको हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? बात सपोर्ट की नहीं है अर्जुन जी। बात सपोर्ट की नहीं, इमरान खान के सपोर्टर हों भी और बढ़ भी रहे हों, बात वो नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जिसको हम कहते हैं ना कि एक तो होता है जैसे कि कहते हैं कि जायज और नाजायज, है ना? एक तो होता है जायज और नाजायज, फिर दूसरी एक और चीज होती है कि भाई आप कि उचित अनुचित कहते हैं हिंदी में, उचित अनुचित, यानी कि अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट। राइट। जो अप्रोप्रिएट है एंड दैट विच इज नॉट अप्रोप्रिएट, ये मुझे नहीं लगता इसमें। अब देखिए ना, यहाँ पे मैं आपको भारत का एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? आरजू जी, ऐसा होता है कि अगर आप भारत का एग्जांपल लेंगे तो राहुल गांधी जी की कितने भी इख्तलाफात हों मोदी जी से, कितने भी उनके, ये इनके एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन मैंने ये नहीं सुना कि मोदी जी के भाई को किसी कांग्रेसी ने गाली दी हो, या उनकी मदर के लिए कभी एक बार कभी बोल दिया हो जब वो मिलने गए हैं तो वो पॉलिटिकल उसको इवेंट बता के कभी बोल दिया। कभी नहीं देखा हमने। ना हमने बीजेपी वालों को देखा है कि कोई कांग्रेस वाला हो जिसका कोई भाई हो या बहन हो या माँ बाप हो जो कि पॉलिटिक्स में ना हो, उनके ऊपर किसी बीजेपी वालों ने कोई गंदी गाली या कुछ ऐसी भद्दी बात कही हो। मैंने नहीं सुना। मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से ये नहीं सुना इंडिया में। ना मैंने ममता दीदी को सुना, कैलकाटा में बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, ना मैंने उनको सुना। ना मैंने जनता दल यूनाइटेड को सुना, नीतीश जी की जो पार्टी है बिहार में। ना मैंने पटनायक साहब जो उड़ीसा में उनकी पार्टी में। साउथ की इतनी पार्टीज हैं आपकी, डीएमके, एआईडीएमके, मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना ये भद्दी बातें करना। वो उसी को टारगेट करते हैं जो पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिक्स के अलावा किसी को टारगेट नहीं करते। अगर आपका कोई नॉन पॉलिटिशियन है उसको छोड़ देंगे। तो एक जिसको कहते हैं ना अनुचित, इनअप्रोप्रिएट, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये डिफरेंस खत्म हो गया, वो लक्ष्मण रेखा खत्म हो गई। आपको कोई भी नुकसान पहुंचाएगा, चाहे उसको मतलब मकसद है कि आपको नुकसान पहुंचाना है, वो चीज जायज है, नाजायज है, हलाल है, हराम है, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मकसद पूरा होना चाहिए, मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा। ये एक चीज पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आ गई है। चलिए, वो मरियम औरंगजेब थी ना जो, जिनको वो हैकल कर रहे जी थे जी। वहां पे ना, वो कैफे में बैठी थी, हैकल कर रहे थे, वो चुपचाप थी। इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स कहते हैं कि जायज है। अब देखिए, बात यह है ना कि कभी ना कभी तो इमरान खान बाहर जाएगा, कभी ना कभी कोई बाहर जाएगा। तो ये इस वक्त कोई कुछ नहीं कर रहा क्योंकि ये रूलिंग पार्टी वाले हैं। आपको क्या लग रहा है, कल इनकी अगर सरकार गिरती है और इमरान खान आ जाता है, ये राणा सनाउल्लाह क्या शरीफ लग रहा है आपको? ये डबल बदमाश हैं। ये पीटीआई वाले तो बच्चे हैं। ये तो पीटीआई वाले जो हैं, जिसको आप पाकिस्तानी में बर्गर कहते हैं ना, बर्गर क्राउड है ये। इनको तो कोई धीरे से दुबका दे तो ये भाग जाएंगे डर के मारे। इनमें दम थोड़ना है ये। दे डोंट हैव एनी गट्स। इनमें कोई करेज वरेज नहीं है आरजू जी। ये तो असली तो ये अभी इनमें घाघ यहाँ पे बैठे हुए हैं, या आपके ये नून लीग में और ये सब ना पार्टीज में। कल अगर ये कोई भी पीटीआई वाला सिंध में जाएगा तो आपको लगता है कि ये पीपीपी वाले छोड़ देंगे उसको? या पंजाब में कोई घूमते इनको मिल गया तो राणा सनाउल्लाह की टीम छोड़ देगी इनको? और वो तो बहुत, ये तो सिर्फ चिल्लाते हैं, ये तो सिर्फ चिल्लाते हैं, तो सिर्फ गाली गलौज करते हैं। बर्गर टाइप के हैं ना लोग, सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, जो भी सोफिस्टिकेटेड मतलब समझते होंगे अपने आप को, पाकिस्तानी वर्जन ऑफ इट। बट ये तो नून लीग वाले तो पीटेंगे रेस्टोरेंट के अंदर पकड़ के। तो ये सब होगा। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिसको हमें इंडियन आर्मी में कहते हैं ना, हमें एक बड़ी मशहूर है कि दुश्मनी में शराफत होनी चाहिए।
बिल्कुल। there should be decency and enmity. पाकिस्तान में मुखालफत या दुश्मनी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुखालफत में डिसेंसी नहीं रही। सब जायज है, क्योंकि आपने बोल दिया चोर है तो चोर है, फिर इसका बाप भी चोर है, इसकी माँ भी चोर है, इसका भाई, इसकी बहन, बेटा बेटी, इसका घर का नौकर, इसके घर का गाय भैंस बकरी, सब चोर हैं। सबको जहां मिले निपटा दो सबको। दैट इज द अप्रोच दैट इमरान खान हैज टेकन। और इमरान खान फंसेंगे इसमें बिकॉज दूसरी पार्टी भी यही कर सकती है आरजू जी। सिर्फ खान साहब अगर ये सोचें कि मैं ही करूंगा, ये ऐसा नहीं है। जिस दिन इनकी सरकार गिरेगी और जिस दिन राणा सनाउल्लाह सड़क पे आएगा, उसने यही काम करना है। ये घरों पे जाएंगे बर्गरों के और उनको बर्गर खिलाएंगे घर पे जाके। एड्रेस सबके हैं इनके पास। आई नो दैट। मैं तो राणा सनाउल्लाह के करियर को 20 साल से फॉलो कर रहा हूँ। आई नो हिम। जब इसको कोई नहीं जानता था तब मैंने इसका नाम सुन रखा था, तो आई नो। लेकिन आपको इमरान खान को ये क्रेडिट तो देना चाहिए कि वो भारत की बड़ी तारीफें कर रहे हैं आजकल। जहां मौका मिलता है वो तारीफ कर देते हैं। तारीफ तो भारत की दुनिया कर रहा है अर्जुन जी। इमरान खान उन्होंने की क्या बिसात है? उन्होंने इमरान खान प्राइम क्या मिनिस्टर करेगा? नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि वो करप्ट नहीं है। तो इसमें तारीफ क्या है? ये तो फैक्ट है कि करप्ट नहीं है। इसमें कौन सी तारीफ कर दी कि हम जाके थैंक यू बोले इमरान खान को कि भाई आपने ऐसी चीज बोल दी। और मोदी जी की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। जो बाइडेन तारीफ कर रहा है, पुतिन तारीफ कर रहा है, दुनिया तारीफ कर रही है। इमरान खान कौन सी गिनती में आ रहा है? इमरान खान क्यों? इमरान खान को पीटीआई वाले बड़े खुश हो रहे हैं। कौन पूछ रहा है इमरान खान को? मोदी जी, जयशंकर साहब, इनकी तारीफ दुनिया कर रही है। इसलिए नहीं कि लेकिन वो इमरान करप्ट खान नहीं में है। बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि पहले इमरान खान हमेशा कुछ ना कुछ बुरा बोलते रहते थे। आरजू जी, चेंज नहीं है उस बंदे की। दैट पर्सन डज नॉट हैव अ स्पाइन। इमरान खान में मॉरल कैरेक्टर नहीं है। इमरान खान को जहां फायदा दिखता है वहां पे चला जाता है। इमरान खान का कभी कुछ कह देगा, कभी कुछ कह देगा। ये जिसको हिंदी में कहते हैं ना, थूक के चाटने वाला आदमी है। इसमें अगर मैं आपको ये बोलूं कि ठीक है आरजू जी, आपने मुझसे हेल्प मांगी और मैं आपको हेल्प करूंगा, और आप मुझसे बोलें कि जी आप लिख के दीजिए मुझे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मेरी जबान पर ट्रस्ट नहीं करती, इसलिए आपने लिख के मांगा है। वरना माई वर्ड शुड बी माई बॉन्ड। अ मैन्स वर्ड इज हिज बॉन्ड। मैन वुमेन जो भी है, इंसान जो है, उसका वर्ड उसका बॉन्ड होता है। इमरान खान कल तनकीद कर रहे थे कि हिंदुत्व, नाथसी, स्मॉल पीपल इन बिग चेयर्स। आज बिल्कुल पलट गए वो। अब ये मोदी जी के चापलूसी करना शुरू कर दी। अच्छा, तब मोदी जी ने जवाब नहीं दिया था, आज मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। जयशंकर साहब ने जवाब दिया जब अपनी रैली पे चला, क्योंकि इमरान खान को एक्चुअली लगता है कि वो खुदा है। वो उसको एक्चुअली लगता है कि खुदा है, वो फरिश्ता है, कि अगर मैं तारीफ करूंगा तो इंडिया से बोलेंगे अरे थैंक यू सर, आपने हमारी तारीफ करी। उसको ऐसा लगता है कि इंडिया से फीडबैक आएगा कि सर आपने हमारी तारीफ करी, बहुत अच्छा लगा, वरना तो लोग तो सर हमें गालियां ही देते हैं, लेकिन आपकी तारीफ से सर हमारी प्रोफाइल बढ़ गई। उसको ये गलत फहमी है। कोई इंडिया को कोई फर्क, वो कल गाली दे दे मोदी जी को, जयशंकर साहब को, हमें कोई फर्क पड़ रहा है इमरान खान का? इमरान खान क्या दे रहा है दुनिया को? व्हाट इज ही गिविंग टू द वर्ल्ड? उसके पास है क्या देने के लिए जो हम उसकी तारीफ से या उसकी गालियों से हम खुश हों या दुखी हों? ही इज, जैसे मैंने बोला ना, ही इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। इमरान खान इज अ लाइट वेट। इमरान खान से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और पाकिस्तान में जिसके कहने से फर्क पड़ता है वो बयान नहीं देता। आप जानती हैं मैं किसकी बात कह रहा हूं। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। चाहे वो जैसे हमने पहले बात की बीएलए हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, या वो भारत से कुछ सीखने की बात हो, उस पर जरूर मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई इसमें शर्म की बात नहीं है अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क से सीख कर आगे बढ़ पाए। बहुत शुक्रिया मेरे साथ, कैज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।